एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधाइज क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अभी तक ब्रिटेन के संविधान पर चर्चा कर रहे थे। उस ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटेन की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में। दोस्तों, राजनीतिक दल, वैसे तो राजनीतिक दलों के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति प्रकार से समझते हैं। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से समझते हैं कि हर एक सरकार में, हर एक देश की हर एक सरकार में, चाहे वो लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक सरकार हो, संसदीय सरकार हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार होगी, वहाँ पर राजनीतिक दल होना आवश्यक है। राजनीतिक दल होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि उस राजनीतिक दल के माध्यम से ही नेता चुन करके जाते हैं जो कि संसद में, या फिर कहें कि या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के पद पर, या फिर संसद में प्रधानमंत्री के पद पर वही आसीन होते हैं। विधायक, सांसद जो भी सब आपके होते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से ही संबंध रखते हैं, ठीक। उसी प्रकार की एक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में भी है, कहें कि ब्रिटेन के लोकतंत्र में है। दोस्तों, यहाँ ब्रिटेन के लोकतंत्र से लेकर के एक विशेष बात है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले, उस बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में मैं आपसे इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्रिटेन का संविधान एक विशेष संविधान है, इसी कारण से हम उसके बारे में इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अच्छे से डिटेल में, उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, और आगे नेक्स्ट में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अन्य और भी जो देश हैं उनके संविधान के बारे में, और फिर हम भारत के संविधान पर डिटेल में पढ़ेंगे, भारत के संविधान को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी तक कि हम ब्रिटेन का संविधान क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये हमारे सिलेबस में है ही क्यों, ब्रिटेन का संविधान, या फिर कहें कि अमेरिका का संविधान, या आयरलैंड का संविधान, या ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ये इन देशों के संविधान को पढ़ाने का मकसद क्या है, हमारे सिलेबस में क्यों है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है ये सब कुछ। तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, उसको समझ लीजिए। देखिए, क्या होता है कि जब हम अपने संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे, तो उसमें जिन चीज़ों का सामना हमें करना होगा, जैसे मान लीजिए कि वहाँ अगर हम देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था है, कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, तो ये जो फैक्ट है, ये थिंकिंग एक्चुअल आई कहाँ से है, तो स्रोत क्या है, अर्थात कि ये जो संसदीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, या कोई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है तो ये कहाँ से ली गई है। जब हमारे संविधान में हम पढ़ेंगे कि हमारी संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो हमने अमेरिका से ली है, राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया, तो जब इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो एक सिर्फ डाउट सा रहेगा कि यार संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से क्यों ली, या कहें कि अध्यक्ष यानी कि हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से क्यों लिया, ऐसा क्यों, कैसे वहाँ से आया। तो इसी कारण से हम शॉर्ट में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हमने ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को हमने अच्छे से देखा, कार्यपालिका को देखा, और फिर हमने उसकी जो है न्यायपालिका को देखा। और उनमें हमने ये भी, जब हमने यहाँ पर हमने लेक्चर लिया, तो लेक्चर में हमने ये भी देखा कि साथ ही साथ में जब पढ़ते पढ़ते हमने भारत की संसद के साथ में, अर्थात जब हमने ब्रिटेन की कार्यपालिका को पढ़ा तो हमने भारत की कार्यपालिका के साथ कंपेयर करके देखा, ठीक है। जब ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को पढ़ा तो हमने भारत की व्यवस्थापिका के साथ में हमने उसे मैच करके देखा कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे साथ मिलती है। और उसी प्रकार से हमने देखा कि जब वहाँ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, अर्थात जब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा हमने, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हमने उसकी तुलना करके देखी कि किसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, कौन किस आधार पर है, ठीक है। इस प्रकार से हमने सबकी तुलना करते हुए पढ़ने का हमारा मकसद यही है कि हम हर एक चीज़ को कंसेप्चुअल तरीके से बहुत डिटेल में समझते चलें, ठीक है, ताकि आगे हमको पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने भी यहाँ भारत का संविधान स्टार्ट करने से पहले ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि पहले हमारे संविधान के कुछ सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो आगे की जो कड़ी है वो ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। ज़्यादा लोड न लें,
बस एक कहानी के रूप में इसको समझते चले। दोस्तों पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर, पढ़ तो आप किताबों से लेंगे, बस ये है कि जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को अगर मैं एक बार आपके सामने स्टोरी के रूप में अगर रख दूंगा, उनको एक बार क्लियर कर दूंगा, तो पूरी तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। और फिर जब आप किसी भी बुक को लेकर के बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मेरा वादा है कि जब भी आप किसी भी बुक को उठाएंगे, चाहे किसी भी बुक को उठा लेना, जब भी आप ये टॉपिक खोल के बैठेंगे तो आपको 1% भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा जो आपको लगे कि आपको वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बस ध्यान लगाकर इस वीडियो को सुनते जाइए और देखते रहिए। मैं अभी तक आपको बोलते आया हूँ कि चाहो तो आप इसके नोट्स बना भी सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बस एक से दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इस पर नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं ब्रिटेन के ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में। ठीक है, ब्रिटिश संविधान में हम राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहे थे। ओके, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, उसे हम एक इंडेक्स के रूप में हम यहीं आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले उन दलों का महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, महत्व देखेंगे कि दलों का एक्चुअल में क्या महत्व है। बाद में उसकी हम विशेषताओं को देखेंगे कि इन दलों की विशेषताएं क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, मतलब जो दल है यहाँ के, इनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था इनके अंतर्गत है, किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, अर्थात किस चीज़ का विरोध करते हैं। साथ ही साथ में देखेंगे कि कौन सी विचारधाराओं पर ये पनपे हैं, एक्चुअल में इनका आधार क्या है। देखिए, कोई भी दल होता है, कोई सा भी राजनीतिक दल होता है, तो उसका एक आधार होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। वो किस प्लेटफॉर्म पे फल फूल रहा है, अर्थात कहने का मतलब मेरा है, जिस प्रकार से देखिए हम भारत के में कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का आधार क्या था। कांग्रेस ने आधार बनाया था भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, पहले कांग्रेस पार्टी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब उसने एक आधार रखा था कि एक अखिल भारतीय प्रकृति थी हमारे कांग्रेस की। उसी प्रकार से हर किसी भी देश में, जिस किसी भी देश में राजनीतिक दल होंगे, उस हर दल का एक ना एक उद्देश्य होगा, उसका एक आधार होगा। ठीक है, तो उन्हीं आधारों को हम समझेंगे कि ब्रिटेन में जो भी दल है, उन दलों की प्रकृति क्या है, वो उनका आधार क्या है, वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं और किस विचारधारा का वो विरोध करते हैं। एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वैसे आप अच्छे से जानते हैं, बताने की ज़्यादा आवश्यकता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड, इसका कलर, चलिए ठीक है। हाँ, द्विदलीय व्यवस्था किसी भी देश में, या ये कहना गलत होगा लेकिन ठीक है, अधिकतर देशों में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में होता क्या है कि विशेषकर दो ही दल प्रभाव में होते हैं। वैसे दल कहने को तो बहुत सारे दल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे दल होते हैं, 10-20 दल, कितने भी दल हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर प्रभाव में जो दल होते हैं ना, वो दो ही दल होते हैं, है ना। जैसे इंडिया में ही देख लीजिए आप, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी है, जो भी प्रभाव में चल रहे हैं। ठीक है, इनका मुकाबला करने के लिए कोई है नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव बहुत सारी पार्टियाँ लड़ती है। जब चुनाव आता है तो चुनाव बहुत सारी पार्टियां लड़ती है, लेकिन होता क्या है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो नेता जीत जाते हैं, वो इन दोनों पार्टियों में से किसी के भी पास चले जाते हैं, किसी में विलय कर देते हैं अपने आप को, किसी को अपना समर्थन दे देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था है। दो दल हमेशा यहाँ प्रभाव में रहते हैं। ठीक है दल और भी, लेकिन दो दल प्रभाव में रहते हैं। ओके, दल कौन कौन से हैं? एक है अनुदार दल। दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाए तो ज़्यादा इसको माइंड मत करना। ओके, अनुदार दल, और एक है मजदूर दल। ठीक, ये जो अनुदार दल और मजदूर दल है, ये प्रमुख दल हैं यहाँ के। बाकी एक छोटा सा दल एक और है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनके बारे में हम अच्छे से आगे बिल्कुल बारीक से डिटेल में जानेंगे और एकदम शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट क्लास में ही जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है। एक्चुअल में क्या है कि जो दल का, इस वाला राजनीतिक दल का जो पूरा टॉपिक है, मैं इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्लीज़ पेशेंस को बनाए रखिए और बस कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे महत्व। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसका एक महत्व होगा,
अरे भाई कोई भी राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी है, ठीक, ये दल है, एनडीए है ना, तो ये जो दल है, ये दल बाहर जाएंगे किसी और देश में, क्या वहाँ महत्व रख पाएंगे? क्या जो महत्व इनका इंडिया में है, क्या यही महत्व इनका किसी और कंट्री में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका आधार इंडिया में बना हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से राजनीतिक दल जो ब्रिटेन के हैं, अनुदार और मजदूर दल, जो दोनों दल हैं, उन दोनों दलों का भी कुछ महत्व है। तो यहाँ पर हम ब्रिटेन के समग्र दलों का मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे कि यहाँ पर ब्रिटेन के कि कोई अनुदार दल है या मजदूर दल है, उन दोनों का अलग अलग महत्व या विशेषताओं की चर्चा करें, नहीं। ब्रिटेन में जितने भी दल हैं उन सभी दलों की हम यहाँ समग्र चर्चा करने जा रहे हैं। उन सभी का अगर हम महत्व देखेंगे तो महत्व भी सभी दलों का एक साथ देखेंगे, विशेषताएं तो सभी दलों की एक विशेषता होगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम महत्व की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, सर्वाधिक प्रचलित शासन क्या है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, या कहें कि ब्रिटेन का संविधान आप बहुत अच्छे से अब तक समझ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह से अलिखित संविधान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कारण क्या है? कारण ये है इसका, ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने सबसे पहले लोकतंत्र को जन्म दिया। लोकतंत्र की धारणा विश्व पटल पर रखने वाला सबसे प्रथम देश अगर कोई है तो वो ब्रिटेन ही है। क्लियर हुआ? ब्रिटेन में लोकतंत्र सर्वप्रथम आने के कारण, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ राजनीतिक पार्टी होगी, वो जहाँ राजनीतिक पार्टी होगी दोस्तों तो वहाँ पर एक प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, जब प्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो हालांकि जो व्यवस्था होगी राजनीतिक व्यवस्था वो अप्रत्यक्ष भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आगे चल करके जब हम स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। शॉर्ट में सुन लीजिए खाली। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जिस देश में या जिस राजनीतिक प्रणाली में जनता जिस अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को किसी को चुनती है और वह प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से जाकर के अपने किसी सुपीरियर को यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने वाला है उसको सीधे जनता ना चुन करके वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर प्रतिनिधि जाकर के वो अपने प्रधान को चुनता है। उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, या कहें कि प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्था लोकतंत्र। ठीक है, वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जब हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति गद्दी पर बैठने वाला है, जो व्यक्ति पद धारित करेगा, वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को ही डायरेक्टली जनता चुनेगी। और इसके अलावा राज्य में अर्थात देश में जो भी प्रणाली आने वाली, जो भी कानून आने वाले, उनसे उन सभी कानूनों पर जनता की प्रत्यक्ष राय ली जाती है। वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मेरे ख्याल से इतना अभी पर्याप्त है सीखने, ठीक है, बताने के लिए। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ पर कि जो राजनीतिक दल है उनका महत्व काफ़ी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है, इनकी जो शासन प्रणाली है, इनकी जो व्यवस्था है वो पूरे विश्व में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम आई ना, तो प्रचलित तो होगी ही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सबसे बड़ी विशेषता ये भी है ना। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर है, विरोधी दल का महत्व। दोस्तों विरोधी दल का बहुत महत्व होता है, किसी भी राजनीतिक प्रणाली में विरोधी दल का बहुत महत्व होता है। तो विरोधी दल मतलब कौन होता है कि भाई एक दो दल होते हैं, एक दल चुन के आ जाता है और दूसरा दल जीत नहीं पाता है। ठीक है, तो वो उसके विरोध में बैठता है। जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी जब भी कोई डिसीजन लेती है, जब भी कोई कार्य करती है, तो उसकी आलोचना करने का काम कौन करेगा? विरोधी दल करेगा। और आप जानते हो आलोचना का बहुत महत्व होता है। आलोचना इसलिए नहीं की जाती है कि पार्टी को कुछ ना करने दिया जाए, बल्कि आलोचना इसलिए की जाती है ताकि पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से समझे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। संविधान का विकास और दलों की प्रकृति पर निर्भर। अब समझिए इसको क्या बोलना चाहता है ये। इसमें दोस्तों पुरानी क्लासेस आपके इस पॉइंट को समझने के लिए, पुरानी जो क्लासेस है वो आपके काम आने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ, संविधान का विकास आप अच्छे से समझ रहे हैं। मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि इसका अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में जो संविधान है अलिखित संविधान है, और अब तक अलिखित संविधान को आप बहुत अच्छे से समझने लगे होंगे। अलिखित संविधान क्या होता है कि वहाँ लिखा हुआ कोई संविधान नहीं है, जैसे जैसे उनके सामने परिस्थितियाँ आती है वैसे वैसे ब्रिटेन की संसद कानून बनाती है और कानून को पास करती है। ठीक है, जो कानून पास हो जाता है वही संविधान बन जाता है। जैसे जैसे परिस्थितियों के अनुसार उनके संविधान हमेशा बनता ही रहता है, हर रोज बनता रहता है। ठीक है, तो संविधान कैसा बनेगा, संविधान का विकास किस दिशा में होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, पार्टी पर निर्भर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पार्टी पर निर्भर इसलिए करेगा, मैं बता चुका हूं आपको कि पार्टी अलग अलग विचारधाराओं की हो सकती है। जिस प्रकार की विचारधारा पार्टी की होगी संविधान भी उसी दिशा में जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश, दोस्तों एक लाइन लिखी हुई देखिए, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त होता है। ये कोड किया गया है ब्रिटेन के संविधान के बारे में, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कहें कि ब्रिटेन का शासन कहें, कि राजनीतिक दलों से ही शुरू होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है, जो जस्ट अभी मैंने उससे पहले जो बात कही थी बस इसी कारण से कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि संविधान अलिखित है। पूरा देश, पूरा शासन राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा पर चलता है, वो जैसा चाहे वैसा डिसीजन लेती है। हालांकि उसके विरोध मिलते हैं, उसको विरोध है ना, उसकी आलोचना होती है, लेकिन जिस विचारधारा में जो पार्टी ने काम करेगी वही उसका शासन होगा, वही उसका संविधान होगा। क्योंकि संविधान पहले से कोई लिखित संविधान नहीं है। कोई संविधान या कोई दस्तावेज पार्टी को ये नहीं बताते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि संविधान लिखने वाली वहाँ की संसद ही होती है, जो वर्तमान सत्ता रूढ़ शासन में होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों, महत्व क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं विशेषताओं में। दलीय व्यवस्था दोस्तों हम सेकंड में हमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार और बता दूं मैं आपको, महत्व के बारे में हमने देखा, उसकी विशेषताओं भी क्लियर हो गई है ना। दलीय व्यवस्था क्या है, दलीय व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। विशेषताओं वाला पॉइंट शायद चलिए देख लेंगे आगे, है ना, करवा दूंगा मैं। ओके, दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। इसमें 8 पॉइंट है और इस टॉपिक की जान है ये समझ लीजिए कि राजनीतिक दल जो है ब्रिटेन के, बस ये अगर आपने ये 8 पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो बस समझ लीजिए कि आपका पूरा टॉपिक हो गया। बाकी मजदूर दल क्या, अनुदार दल क्या है, ये सब तो बस 2-2 मिनट के हैं, मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, 2-4 बातें बस याद रखने की है उसके अंतर्गत, और मैं बोलता हूँ कि आपको याद भी नहीं रखना है, ऑटोमेटिक याद वो तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन 8 पॉइंटों की हम डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल आसानी से, बहुत आराम से इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको आराम से ही ये एकदम सटीक तरीके से आपको समझ आ जाए। पहला है, एक सेकंड दोस्तों, द्विदलीय पद्धति। दोस्तों पहला है द्विदलीय पद्धति, आप अच्छे समझते हैं। 2 दलों की पद्धति को यहाँ पर, मतलब ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में 2 दलों की पद्धति को अपनाया गया है। सेकंड है सुदृढ़ संगठन। सुदृढ़ संगठन कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है, या कहें कि जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था है, वो काफ़ी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी सुदृढ़ है। सुदृढ़ है किस आधार पर सुदृढ़ है, क्योंकि यहाँ का जो संगठन है ना, वो संगठन बड़ा मजबूत है। इनके कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है। भले ही देश चलाने के रेगुलेशन नहीं है, भले देश चलाने के लिए कोई रिटर्न संविधान नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए इनके पास में एक सटीक संविधान है। सॉरी, संविधान शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पार्टी चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इनके पास में रिटर्न है।
रिटर्न में है, लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से पार्टी चलेगी, ठीक है, कि पार्टी किन विचारों का समर्थन करेगी और किन विचारों को का जो है विरोध करेगी और किस किस प्रकार से पार्टी जो है डिसीजन लेगी। ये सारी चीज़ों का एक पूरा रूल्स रेगुलेशन पूरे इनके पास लिखित होते हैं और पूरी पार्टी के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य उसी को फॉलो करता है। इसी कारण से कहा जाता है कि यहाँ के जो संगठन होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो काफ़ी सुदृढ़ होते हैं, काफ़ी संगठित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कठोर अनुशासन। अगर संगठित होंगे तो कब होते हैं भाई? जब उनके पास अनुशासन होगा, रूल्स रेगुलेशन रिटर्न में होंगे, लिखे हुए होंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे भाई, कुछ अनुशासनों का पालन करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, तो अपने आप ही अनुशासन का पालन होगा, ठीक है। नेता की सर्वोच्चता दोस्तों इसके अंतर्गत होती है। नेता की सर्वोच्चता क्यों होती है, आगे बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस राजनीतिक दल के अंतर्गत नेता ही सर्वोच्च होता है ना, कि पूरे दल की जो पावर होती है ना जीतने के बाद में, पूरे दल की पावर सिर्फ नेता के जो सर्वोच्च नेता होता है, जो प्रधानमंत्री बनने वाला होगा, उसके पास होती है। वो जैसे चाहेगा वैसे पार्टी को चलाएगा, लेकिन फिर भी पार्टी को पार्टी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही वो चलाएगा। इसका कहने का मतलब ये होता है कि पार्टी जब चलेगी तो वो जो प्रधान होता है, नेता जो प्रधान होता है, वो उसका देखरेख करेगा, है ना, वो उसके अनुसार पार्टी को चलाएगा, ठीक है। या मतलब उसके नीचे के जो नेता होंगे उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सामंजस्यकारी स्वरूप। दोस्तों सामंजस्यकारी स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि मिला जुला स्वरूप। हाँ, हालांकि जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दो पार्टियां हमने देखे हैं कि दो दल है वहाँ पर, अनुदार दल और मजदूर दल। हाँ, दोनों दलों की प्रकृति अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें सामंजस्यता नज़र आती है, सामंजस्यता दिखाई देती है, ठीक। नेक्स्ट है निरंतर सक्रियता। ये जो दल है यहाँ के हमेशा सक्रिय रहते हैं। क्यों सक्रिय रहते हैं? ये तो सभी देशों की विशेषता है, मैं आगे बताऊंगा, समझाऊंगे, करके इसको समझेंगे। समझौते की प्रवृत्ति और लूट प्रथा का अभाव। चलिए बढ़ते हैं हम इसको एक एक करके अच्छे समझते दोस्तों। बस इस वाले लेक्चर की, इस क्लास की बस ये समझ लीजिए कि यही एक रीड है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। जो अगर आपने 8 पॉइंट ये समझ लिए ना, सब क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी दिमाग में रहेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ भी आपको नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक बार जो भी किताब आपके पास में, उस किताब को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम तक आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। फिर आपको कोई बोलेगा ही नहीं, मतलब कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में किसी भी किताब से या किसी भी टीचर से आप कहीं पढ़ो, ठीक है। बस इसमें बने रहिए आप। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था दोस्तों, द्विदलीय पद्धति। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा ब्रिटेन के संविधान का, या कहें कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का हम पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि छोटा सा इतिहास क्या रहा है। क्या शुरू से ही ये राजनीतिक दल उपस्थित रहे हैं? क्या शुरू से ही राजनीतिक दल ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में उपस्थित रहे हैं या नहीं? और नहीं तो फिर इससे पहले कौन था? क्या इससे पहले अगर ये दल नहीं थे तो कौन थे? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि शुरू से ही ब्रिटेन में ये राजनीतिक दल नहीं थे। राजनीतिक दलों का उदय बाद में हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सम्राट का शासन चलता था, ठीक। जब सम्राट का शासन चलता था तो उनके पास में दो दलीय व्यवस्था तो उस समय भी थी। एक इतिहास की अगर हम बात करें तो दो दलीय व्यवस्था तो उस समय भी थी। हाँ, हालांकि सारी पावर जो थी पूरी की पूरी सम्राट में निहित थी। राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी दो प्रकार की विचारधाराएं उस समय भी इस संविधान के अंतर्गत, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत पनप रही थी। लेकिन जो विशेष शक्ति हुआ करती थी वो सम्राट में ही हुआ करती थी। सम्राट में सारी शक्तियाँ निहित थी। मतलब ये कि शक्तियों का जो मेन केंद्र होता था वो राष्ट्रपति होता, सम्राट होता था, जो वहाँ का सम्राट है। ठीक, आगे बढ़े, कुछ समय आया, कुछ विद्रोह हुए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि प्राचीन काल से ही जो सम्राट और जो राजा लोग होते हैं वो बस सत्ता धारण करने से मतलब होता है, उनको कोई विशेष कार्य करते नहीं है, ठीक है। और आखिरी में क्या होता है, फिर जनता विद्रोह करती है। जैसे जनता विद्रोह करती है तो वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है या समाजवाद आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये सेम यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर भी कुछ विद्रोह हुए। विद्रोह होने के बाद में जनता ने कुछ मांग की, जनता की मांगों को स्वीकार किया, तो जैसे ही फिर यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता ने अपना पद धारण किया।
मतलब ब्रिटेन में भी सम्राट के बाद में संसद की सर्वोच्चता आई, लेकिन संसद ने जब संसद यहाँ पर स्थापित हुई तो उन्होंने सम्राट के पद को समाप्त नहीं किया, सम्राट का पद एज इट इज़ बना रहने दिया। लेकिन सम्राट के नीचे जो दो व्यवस्थाएं थी, जो दो प्रणालियां थी, वो दोनों प्रणालियां अब संसद के नीचे आ चुकी थी। यानी कहें कि जो दो दल जो पहले सम्राट के नीचे थे, अब वो दोनों दल इसके नीचे, किसके, संसद के नीचे आ चुके थे। पहले उनके पास में कोई विशेष शक्तियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास शक्तियां आ चुकी थी, ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध थे टोरी और विंग। ये पहले टोरी, जब संसद की सर्वोच्चता, उस समय भी दोस्तों राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, कुछ लोगों का ही प्रभुत्व था खाली। टोरी और विंग, ये दो लोग ऐसे थे, इन लोगों की वजह से ही जो है ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित होने में इनको कामयाबी मिली और सम्राट को हटाने में कामयाबी मिली। ठीक, इसके बाद में आगे चल कर के संसद में एक अधिनियम पारित होता है। अधिनियम का नाम था सुधार अधिनियम, शासन सुधार अधिनियम। 1832 में 1832 में एक अधिनियम आता, उस अधिनियम के तहत ही दोनों दलों की बात की जाती है, अनुदार दल और मजदूर दलों की। ये दोनों दल उसके बाद आ जाते हैं। ठीक, ये छोटी सी बात थी। अब चलिए हम चलते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, तो इसको समझते हैं। द्विदलीय व्यवस्था, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में दो सर्वशक्तिशाली दल है। व्यवहारिक रूप से अगर आप देखोगे तो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिमम अधिकतर देशों में दो ही राजनीतिक दल सर्वशक्तिशाली होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद में दल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी पहुंच इतनी नहीं हो पाती, उनकी शक्ति इतनी नहीं होती है कि वो उन बाकी दो दलों की टक्कर ले सके। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव सभी दल लड़ते हैं और लगभग अपने अपने क्षेत्रों से जीत के भी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि छोटे दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि जीतते हैं, वो जीतने के बाद में उन जो दो दल, जो सर्वोच्च दल है, उन दलों में वो अपना समर्थन दे देते हैं और उसमें उन दलों से मिल करके अपनी सरकार चलाते हैं। ठीक है, उन दलों के साथ मिल करके फिर वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, और मैक्सिमम देशों में यही होता है, मैक्सिमम क्या, सभी देशों में लगभग यही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है, आप भली बातें प्रचलित पता ही है आपको, तो अपने यहीं पे ही है ना। भारत में भी कब कांग्रेस से निकल कर बीजेपी में चले जाते हैं, कब बीजेपी से निकल कर कांग्रेस में चले जाते हैं, और छोटे छोटे जितने भी दल हैं, ठीक है, वो सारे दल किसको समर्थन दे रहे हैं, जिसको समर्थन दे देंगे उसकी सरकार बन जाएगी, जिसको समर्थन नहीं दिया उसको नहीं बन पाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार का यहाँ पर भी ये सब चलता है। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ लगभग कम से कम 10 दल यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता में दो ही दल होते हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। ठीक है, तो द्विदलीय पद्धति समझ आ गई। ठीक, नेक्स्ट सुदृढ़ संगठन। तो सुदृढ़ संगठन क्या है, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं, इन दलों की प्रकृति भले ही अलग अलग हो, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अनुदार दल अलग सोच के साथ चलता है, अलग अपने खुद के अलग विचार है। जो मजदूर दल है उसके अपने अलग विचार है। अर्थात क्या हुआ कि इनकी प्रकृति अलग अलग है, परंतु लक्ष्य एक ही है, जो उनका केंद्रण है वो एक ही है। ठीक है, इस कारण से ये संगठित है। अब संगठित देखिए, संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका में संपर्क आवश्यक होता है। संसदीय प्रणाली में दो दल होते हैं, दो मैक्सिमम दल भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। उस संसदीय प्रणाली में जहाँ संसदीय प्रणाली होगी वह कार्यपालिका और व्यवस्थ विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संपर्क होना जरूरी है। जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच संपर्क होगा तभी तो शासन चलेगा, क्योंकि जब विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंट करती है कार्यपालिका। तो ये है ना, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में ये होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस यहाँ पर क्या होता है कि संसद में जो दल जीत कर आता है, उस दल का जो शीर्ष होता, जो नेता होता है, वो उस दल में, उस सरकार में शीर्ष पर होता है। कहने का अर्थ ये है कि छोटी सी बात समझिए, आप जरा समझने का प्रयास करना, कि मान लीजिए कि भारत में अगर कोई संविधान नहीं होता,
मान लो आप सोचो कि भारत में कोई संविधान नहीं होता, अलिखित संविधान होता, अलिखित संविधान, ठीक है, तो आज सर्वोच्च शक्तिशाली कौन होता ये बताइए। आज अगर हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या राष्ट्रपति बड़ा है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? भारत की बात कर रहा हूँ मैं। हम ना राष्ट्रपति को बड़ा बता सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री को बड़ा बता सकते हैं। शक्तियों के आधार पर बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि वैसे तो हमारे यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति का ही पद बड़ा है और राष्ट्रपति ही बड़े हैं, लेकिन मैं व्यावहारिक रूप से जो शक्तियों का वितरण किया गया उन शक्तियों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम शक्तियों की बात करें तो शक्तियों के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां हैं या प्रधानमंत्री के पास अधिक शक्तियां हैं या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक शक्तियां हैं। दोस्तों, तीनों के पास में अपनी अपनी एक विशेष शक्तियां हैं। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। इनको शक्तियां कौन देता है? संविधान देता है। अगर ये संविधान ही ना हो तो किसका प्रभुत्व होगा? अरे सीधी बात है भैया, कौन चुन के आ रहा है? जनता किसको लेके आ रही है? प्रधानमंत्री को। तो सर्वोच्च शक्तिशाली कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सेम कंडीशन ब्रिटेन में है, ठीक है, हुआ क्लियर? सेम कंडीशन ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए जो नेता चुनकर आता है, जो नेता वहाँ प्रधानमंत्री बनता है, ये समझ लीजिए सर्वोच्च वही होता है। उस प्रशासन का, उस शासन का सर्वोच्च वही होता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, पावर है लेकिन कोई विशेष पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री या संसद के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? तो दोस्तों, ये है सुदृढ़ संगठन। मतलब चाहे दल कोई सा भी आएगा शासन में चुन करके, सर्वोच्च शक्तिशाली होगा, वो अपने अनुसार शासन चलाएगा, परंतु वो दल संगठित होंगे, केंद्रीकृत होंगे, उनके जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित होंगे, पहले से ही एग्जैक्टली पूरे क्लियर होंगे। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि दल जो है नीचे से ऊपर तक पूरे एक सूत्र में बंधे होते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा अनुशासनशील होते हैं वो, उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसलिए वो एक सूत्र में पूरे बंधे होते हैं। वहाँ पर कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता उस दल के खिलाफ नहीं जा सकता। दल के सर्वोच्च नेता ने जो बोल दिया बस उस पूरे दल के अंतर्गत वही होगा, उसका विरोध कोई नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, कठोर अनुशासन। दोस्तों, ये तो सब पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस एक शॉर्ट में देख लीजिए इनको भी कि विश्व में सबसे ज़्यादा अनुशासित अगर किसी दल की बात करोगे तो ब्रिटेन के ही दल मिलेंगे, सबसे ज़्यादा अनुशासित दल। ठीक है, यहाँ पर कोई एक नेता अपने पार्टी किसी भी नेता का वो वहाँ पर विरोध नहीं कर पाएगा, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो दल छोड़ सकता है, दल को छोड़कर जा सकता है। ठीक है, वो दल के नेता का जो आदेश होता है वो अन्य नेताओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो दल का जो प्रमुख नेता होता है उसका जो आदेश है अन्य नेताओं पर प्रतिबंधात्मक होता है। ठीक है, सरकार का भविष्य लोक सदन पे निर्भर होने से दलों की व्यवस्थित अवस्था बनी रहती है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, बाकी आप अच्छे समझते है ना। अगर आपको लगेगा तो मैं कमेंट करके बता दीजिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना, तो उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, नेता की सर्वोच्चता हम पहले ही कहानी के माध्यम से इतना समझ चुके हैं कि ये पॉइंट अपने आप ही क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। नेता की सर्वोच्चता कितनी बार मैं अपने अभी तक बता चुका हूँ, रिपीटेशन कर चुका हूँ कि नेता यहाँ का सर्वोच्च होता है। नेता के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो नेता सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर भी कि ब्रिटेन में नेता सर्वोपरि होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जनता दलों को नहीं नेता को चुनती है, ये बात याद रखना। और हिस्टोरी को आपने अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको अपने आप याद रहेगा। इसकी ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, बहुत कह सकते हो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण व्यवस्था है ये। इसको बिल्कुल आप याद रखिए कि ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं उन दलों में जब चुनाव होता है, देखिए दोस्तों, भारत में जब चुनाव होता तो क्या होता है, आप किसको चुनाव मैक्सिमम जो प्रचार प्रसार होता है चुनाव के समय में तो किस आधार पर होता है, मैक्सिमम पार्टी के आधार पर,
क्योंकि बीजेपी का चुनाव होने वाला, मतलब सॉरी बीजेपी वाले जो है प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं, एक बात मायावती जी प्रचार कर रही हैं, तो एक तरफ आम आदमी का प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार से सब पार्टियां अपने अपने पार्टियों के हिसाब से प्रचार करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर प्रचार करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिजनेस आइकन पॉलिटिकल आइकन जो है कोई होता नहीं है ना। जनता पार्टी को वोट देती है, जनता पार्टी को वोट देती, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। लेकिन ब्रिटेन में दल को वोट नहीं दिया जाता है, जनता दल को वोट नहीं देती है, बल्कि व्यक्ति को वोट देती है, व्यक्ति विशेष को वोट देती है। तो जनता व्यक्ति को वोट देती है, अर्थात नेता को वोट देती है। और जब नेता जीतने की वजह से उस दल की हैसियत अगर बढ़ जाएगी तो बताइए प्रभुत्व किसका ज़्यादा होगा? उसी नेता का नहीं होगा। जिस नेता ने दल को जिताया है, तो दल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रभुत्व किसका ज़्यादा रहेगा? उसी व्यक्ति का रहेगा जो जीत के आया है, जिसकी वजह से दल जीता है। ठीक है, तो यहाँ दल की वजह से नेता नहीं जीत रहा है, बल्कि नेता की वजह से दल जीत रहा है ना। बस इतनी सी बात ये विशेष याद रखना, बाकी सब कुछ भी विशेष नहीं है। तो दल की विजय का आधार नेता होता है ना, परंतु दल का बड़ा जो भाग होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, देखिए, भले ही नेता चुनकर आ रहा है और जीतने की वजह से वो दल को जिता रहा है, तो सर्वोच्च वही नेता होगा, सर्वोपरि वो नेता होगा। परंतु ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सकता है। यहाँ पर वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, वो अपने अनुसार देश को नहीं चलाएगा। जैसा रिटर्न है उनके जो पार्टी है, जो दल है, दल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अनुसार वो अपनी देश को चलाएगा, शासन चलाएगा। ठीक है, अगर वो उनका वॉल्यूशन करता है, अगर वो नियम कायदे रूल्स को तोड़ता है, तो जो दल है, दल के आधे से अधिक मेंबर अगर एक तरफ हो जाए, मत दे दे, तो उस व्यक्ति को वो हटा सकते हैं, उस नेता को हटा सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? कहने का मतलब ये है स्पष्ट कि चुना हुआ नेता अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो दल के आधे से अधिक मेंबर मिल करके उस नेता को पद से हटा सकते हैं। आधे से अधिक बोला है मैंने दोस्तों, याद रखिए, आधे से अधिक मेंबर, ठीक है, हटा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। उदाहरण के लिए 1990 में हुआ एक बार, फिर 2001 में हुआ है, और एक बार हुआ 2007 में। 3 बार ऐसा हो भी चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। सामंजस्यकारी स्वरूप, इसको जरा थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। 2 दल हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सत्ता को प्राप्त करना। क्लियर समझ हो गया? क्लियर हो गया ना? दोनों दलों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का निर्माण अलग अलग आधार पर हुआ है, परंतु उद्देश्य उनका एक ही है, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पर आप याद रखिए, और बाकी कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको आगे पढ़ने को मिल ही जाएगा। ठीक है, ये सबको आगे पढ़ने को मिल जाएगा। बस एक छोटी सी लास्ट में लाइन रख लीजिए कि जो 2 दल है, अनुदार दल और मजदूर दल, इन दोनों दल, जो अनुदार दल और मजदूर दल है, ये दोनों दल क्या होता है कि क्या हुआ कि जब इनकी स्थापना हुई थी, जब ये दल बने थे, तो इनकी स्थापना के वक्त जो विचारधारा लेकर ये चल रहे थे, आगे चल कर के इन्हें लगा कि यार अपनी विचारधाराओं में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन करना है ना, तो प्रकृति का नियम है, होना भी चाहिए। तो उसी प्रकार से इन्होंने अपनी आवश्यकता को समझते हुए और उसमें अपने दल में के रूल्स रेगुलेशन में जो है परिवर्तन भी किए, और परिवर्तन करने के कारण ही दोनों दल कहीं ना कहीं और नज़दीक आ गए, और आपस में उनकी सामंजस्यकारी जो प्रवृत्ति थी वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर सक्रियता। मत पढ़िए इसको, मैं से समझाता हूँ आपको, सुनिए। निरंतर सक्रियता क्या होती है? क्या होता है, मान लीजिए कि पहले मानने की ज़रूरत नहीं है, हम भारत की बात करते हैं, अपनी इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। प्राचीन काल कहें क्या मध्यकाल तक हम कहते हैं कि अभी 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत की क्या हालत थी? अगर हम अंग्रेज़ों को भुला दें तो अंग्रेज़ों के अलावा जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय क्या होता था,
ये राजा पद जो होता था ना वो वंशानुगत होता था, ठीक है, कि पहले राजा, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र, इसी प्रकार से वो उस वंश, जो वंश है वो वंश ही उस पूरे राज्य को चलाता रहेगा। ये व्यवस्था थी, आप अच्छे जानते हैं। जी हाँ, तो सुनिए, जब राजा को पता है कि ये जो पद है वो वंशानुगत है, मुझसे मेरा राज्य कोई छीन नहीं सकता, कोई कार्य मैं करूं या ना करूं, ये सत्ता मेरी रहने वाली है, तो राजा कभी भी मतलब सक्रिय नहीं रहता था। कार्य में लेकर के कोई काम करना उसको पसंद नहीं था, क्यों करेगा? अगर कोई अच्छा राजा होगा, वो अगर चाहता होगा कि यार मैं अपने राज्य में डेवलपमेंट करूं ताकि जनता मुझे याद करे, मुझे अच्छा राजा समझे, तो बिल्कुल वो करेगा। अन्यथा तो मैक्सिमम तो हमको एग्जाम्पल देखने को यही मिलता है कि किसी राजा ने कोई विशेष कार्य करा नहीं है, कि समाज में अव्यवस्था चल रही थी, अर्थव्यवस्था खराब थी, शिक्षा नहीं थी, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं थी, उसके बाद भी बस वो शासन करते रहे, उनको शासन से मतलब था और बाकी किसी से कोई मतलब था नहीं, ठीक है। तो ये व्यवस्था होती। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें क्लियर था, वो श्योर थे कि उनकी सत्ता नहीं जाने वाली है, वो सत्ता पर हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। इस कारण से वो सक्रिय नहीं थे। अब दोस्तों इसी कहानी को उठाकर आप ब्रिटेन में ले आइए। अगर यहाँ पर कोई नेता, कोई दल जिसको जनता ने चुना है, वो चुनकर यहाँ पर आया है, अगर देश के लिए कार्य नहीं करेगा तो क्या होने वाला आगे चल के? जनता अगली बार उसको लेके आएगी? बिल्कुल नहीं लेके आएगी, ठीक है। तो फिर उसको हटा देंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि जो दल चुनकर आता है, जो नेता चुनकर आता है, वो राष्ट्र कार्य में या राष्ट्र के विकास में हमेशा सक्रिय होता है, पहला कारण। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण तो देखिए दोस्तों, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, बस इतना सुन लीजिए आप। अगर नहीं भी पता है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो सिर्फ सुन लीजिए। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति वहाँ क्या होता है कि एक बार आने के बाद में उसको हटाया नहीं जा सकता है, समय से पहले उसको हटाया नहीं जा सकता। वैसे प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है राष्ट्रपति को हटाने का, लेकिन वो प्रोसेस दोस्तों इतनी टिपिकल है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि उनको हटाया जा सके, ठीक है। इस कारण से वहाँ नेता अगर चुन के अगर एक बार आ गया ना, तो अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दल भी अगर हटाना चाहे तो आधे से अधिक मेंबर अगर मिल जाएंगे तो उस नेता को हटा सकते हैं। इसलिए जो नेता सर्वोपरि होता है, वो नेता हमेशा पॉलिटिक्स में, हमेशा प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाता रहता है, ठीक है। और ऐसा पहले भी दो तीन बार ऐसा हुआ भी है। 1950 में हुआ है, ठीक है। 1950 के बाद में 2 बार हुआ है, 1964 में हुआ है, और उसके बाद और भी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 1966 और 1947 ये हुआ था। जब 1947 में हुआ था, आपको दोस्तों याद होगा, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया आज़ाद हुआ था, कौन सा दल हमारी आज़ादी चाहता था और कौन सा दल आज़ादी के विरोध में था? अब यहाँ से मैं आपको अब आगे पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जो दल विरोध में था उसी की सरकार 1947 में गिरी थी, ठीक है। और वो जो दल हमको सपोर्ट करता था, इंडिया को सपोर्ट करता था, इंडिया की आज़ादी को सपोर्ट करता था, वो दल प्रभुत्व में आ चुका था, यानी कि समय से पहले आया था दोस्तों, ठीक है। सरकार गिरी थी और फिर ये दूसरा दल आया था। वो दल कौन सा है मैं अभी यहाँ नाम नहीं बताऊँगा, आगे आपको क्लियर एकदम करूँगा, ऑटोमेटिक आपको सब समझते चले आ जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? निरंतर सक्रियता कि किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी प्रशासन में कोई भी राजनीतिक दल या नेता जो है किस प्रकार सक्रिय रहता है, क्यों सक्रिय रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, समझौते की प्रवृत्ति, कोई आवश्यकता नहीं सोच ज़्यादा समझने की। समझिए, ब्रिटिश प्रजातंत्र की सफलता का स्रोत है। दोनों दलों के गठन अलग अलग हुए हैं, जैसे कि भाषा, सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये इसको काट देना, भाषा है यहाँ पर, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर हुआ है। हालांकि इनका जो दलों का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ है, लेकिन दोस्तों दोनों का संविधान में विश्वास है, ठीक है। अगर जब यहाँ प्रशासन की बात होगी, देश की बात होगी, तो देश के प्रशासन के लिए दोनों का संविधान में विश्वास होगा, ठीक है। दूसरी बात, दोनों दल एक दूसरे के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करते हैं,
एक दूसरे का इतना विरोध नहीं करेंगे वो, ठीक है। सम्मान, सहिष्णुता और समझौते की प्रवृत्ति हमेशा उन दोनों दलों में नजर आएगी। तो दलीय व्यवस्था का ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लूट प्रथा का अभाव। लूट प्रथा का अभाव क्या होती है? क्या आपको, अच्छा व्यवहारिक रूप से सोचिए और सोचना खाली, क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये व्यवहारिक, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी प्रशासन में, किसी देश के प्रशासन में लूट प्रथा ना हो? आप सोच के जवाब बताइए मुझे। लूट प्रथा क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रशासन में लूट प्रथा क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे बताइए, क्या कोई विश्व का कोई ऐसा देश होगा, विश्व की कोई ऐसा सरकार होगी, प्रशासन होगा जहां पर लूट प्रथा ना हो? लेकिन हमें पढ़ने से है, ठीक है। अब बस इसका देखिए, लूट प्रथा क्या होती है। लूट प्रथा का मतलब होता है कि अनावश्यक खर्च। अनावश्यक खर्च मतलब देश की जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, वो जनता की संपत्ति होती है। उस जनता की संपत्ति को अगर अनावश्यक रूप से खर्च किया जाता है, अनावश्यक रूप से, अनावश्यक शब्द पे ध्यान दीजिए, अनावश्यक रूप से अगर खर्च किया जाता है तो वही लूट प्रथा कहलाती है। ब्रिटेन के लूट प्रथा का जो अभाव यहाँ पर बताया गया है वो किस आधार पर बताया गया है वो एक बार जान लीजिए, तो आपको बट एकदम अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। यूएसए के साथ यहाँ तुलना की गई है दोस्तों। यूएसए में बोला गया है कि यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, यानी कि एक व्यक्ति चुनकर आता है, वो पूरा अपना दल लेकर आता है, ठीक है। एक तरफ संसद अलग होती है लेकिन वो व्यक्ति एक अलग ही होता है, जो राष्ट्रपति होता है, और पूरा देश वो खुद ही चलाता है, ठीक है। उसका अपना एक प्रभाव अलग ही होता है ना। तो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति चुनकर आता है ना, तो जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, जो अधिकारियों के पद होते हैं, वो राष्ट्रपति अपने अनुसार उसके बालों, जो भी उसके व्यक्ति होंगे या जो भी उसके दल के होंगे या जिसने भी उसको मदद की होगी, राष्ट्रपति को उस पद के लिए जीतने के लिए मदद की होगी, सहयोगी उनके सहयोगी होंगे, या कहें कि कोई अच्छा राष्ट्रपति होगा तो जो भी ज़्यादा उनके अनुसार ज़्यादा विद्वान होंगे, है ना, उनको वो पद देते हैं। अब मान लीजिए कि 4 साल अमेरिका में किसी राष्ट्रपति की सरकार रहती है, 4 साल बाद फिर चुनाव होने वाले हैं। अब उसके बाद चुनाव हुए, मान लेते हैं कि वही पार्टी दोबारा जीतकर नहीं आई और दूसरी पार्टी आती है, कोई दूसरा राष्ट्रपति आता है, तो क्या होगा कि जो अधिकारी होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, उन सब अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और नए अधिकारियों को अपॉइंट या करना पड़ेगा। दोस्तों, इससे होता क्या है कि भारत में आप देखते हैं कि भारत में 2 प्रकार की सेवाएं होती, 2 प्रकार की संसद सरकार होती है। वैसे अगर देखा जाए तो एक स्थायी सरकार है और एक अस्थायी सरकार है। अस्थायी सरकार की जब हम बात करेंगे तो इसमें सारे सबके सब राजनेता आ जाते हैं, राजनीति आ जाती है, ठीक है। स्थायी सरकार की जब आप बात करोगे तो सिविल सर्विसेज आ जाएगी, कार्यपालिका, समझ लो ना। कार्यपालिका स्थायी सरकार है और विधायिका क्या है, अस्थायी सरकार है, जो 5 साल के लिए आती है, वापस चली जाती है, ठीक। अब देखिए, अगर हम भारत में कार्यपालिका को, मतलब जो जितने भी सिविल सर्वेंट है, विधायिका न्यायपालिका से लेकर के न्यायपालिका को चलो हटा देते हैं, अपन सिर्फ प्रशासन को ले लेते हैं, तो प्रशासन व्यवस्था में जितने प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को अगर हर 5 साल में चेंज किया जाए, हटाया जाए, फिर लाया जाए, तो सोचिए दोस्तों कितना खर्चा बढ़ जाएगा और क्या प्रोसेस हो पाए, कंटिन्यूसली चल पाएगी। तो यहाँ पर यूएसए में यही प्रॉब्लम होती है। यूएसए में यही होता है कि राष्ट्रपति जो इंपॉर्टेंट पद होते हैं, इंपॉर्टेंट पद राष्ट्रपति खुद अपने व्यक्तियों को देते हैं, उनके हिसाब से चलवाते हैं जो अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो अधिकारियों के आने की वजह से और चले जाने की वजह से जो प्रोसेस, एक तो प्रोसेस रुक जाती है, उसमें जो अड़चनें आती है उसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन वही बात की गई है कि उसी को आधार बना करके और अमेरिका के संविधान की ये इस बात को, इस पॉइंट को लेकर के आलोचना की जाती है कि अमेरिका में लूट प्रथा मौजूद है। अमेरिका के संविधान में लूट प्रथा मौजूद है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति अपने
हित व्यक्तियों को ला करके अधिकारी पद देते हैं और राष्ट्रपति के जाने पर वो अधिकारी भी चले जाते हैं। इससे जनता का जो पैसा होता है, जनता की जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति अनावश्यक रूप से खर्च होती है। इस कारण से इसे लूट प्रथा का एक जो है एक कह सकते हैं कि एक प्रकार बताया गया है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन की व्यवस्थाएं जो है सेम है। यहाँ पर जो अधिकारी पद होते हैं वो स्थायी होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों आगे की, ये मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कि लाइव वीडियो नहीं है, इस कारण से मैं आपकी ना कमेंट ले पा रहा हूँ ना कुछ भी नहीं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, वीडियो को समझने में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ पा रहा हो, या स्पीड से मैं चल रहा हूँ या धीरे चल रहा हूँ, या कौन सा कंटेंट, किस प्रकार का कंटेंट आप चाहते हैं, इस प्रकार का शॉर्ट कंटेंट पर्याप्त है या फिर और लेंदी कंटेंट लेके आना चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी की कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी मैं बिल्कुल देने का प्रयास करता हूँ, जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और साथ में दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अभी हमारा चैनल नया ही है ना, इंस्टीट्यूट हमारा नया है। अगर आपको दोस्तों कुछ हेल्पफुल लग रहा है, हेल्प मिल रही है, तो अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप भी थोड़ा सा मुझे अपना प्यार दें और जो है थोड़ा सा है ना शेयर करते रहे बस अपने दोस्तों के साथ में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में। तो छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट और लगने वाले हैं, बस थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए, 10 मिनट में आपको क्लास ख़त्म कर दूंगा मैं। ठीक है, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 प्रकार के दल हैं। एक है अनुदार दल, काफ़ी चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं, और एक है मजदूर दल। इसके अलावा एक धीरे धीरे एक दल और अपना प्रभाव जमाते हुए धीरे धीरे आ रहा है, जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, छोटी सी एक कहानी सुन लीजिए और आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी। देखिए क्या होता है। अनुदार दल और मजदूर दल, उसके बाद लिबरेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों सबसे पुराना दल अगर क्या कोई है तो वो है अनुदार दल। लगभग देखिए विश्व के अधिकतर देशों में लगभग सभी की कंडीशन एक जैसी ही होती है। लगभग बताया मैंने कि लगभग सभी देशों की कंडीशन है शुरू में एक जैसी ही होती है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही था जैसा भारत में था शुरू में। दोस्तों अपने अगर मालूम होगा, अगर आपने कांग्रेस दल को अच्छे से रीड किया होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब शुरू में बनी थी तो हालांकि इसका लक्ष्य क्या था, देश को आज़ाद कराने का था। एक नेशनल कांग्रेस बनी थी, है ना, राष्ट्रीय दल बना था। तो उस समय कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, जो सपोर्टर थे, शुरू में मात्र 72 सदस्यों ने उसके अंतर्गत भाग लिया था, जो ज्वाइन किया था कांग्रेस को। ठीक है, तो शुरू के दौर में महात्मा गांधी के आने से पहले के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक महात्मा गांधी ने कांग्रेस में नहीं आए थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में भी कौन कौन लोग थे दोस्तों? उच्च वर्ग के लोग थे। उच्च वर्ग कहने का मतलब कि अभिजात्य वर्ग के लोग थे, अर्थात शिक्षित लोग थे, जमींदार लोग थे, जो है ना उद्योगपति लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, है ना, और शहरी केंद्रित थे। वो जो राष्ट्रीय दल हमारे कांग्रेस दल था वो शहरी केंद्रित था, मतलब शहरों में केंद्रित था। सामान्य वर्ग जो था वो किसान वर्ग, और जो मजदूर दल थे, मजदूर लोग थे, वो कांग्रेस से काफ़ी दूर थे। इसी प्रकार से इसी आधार पर ब्रिटेन में भी एक दल की स्थापना हुई थी, और उस दल का नाम है अनुदार दल। ठीक है,
अब अनुदार दल की तुलना हम कांग्रेस के साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने समय के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन किए और सारी परिस्थितियों को एडॉप्ट करा, क्योंकि उनको कांग्रेस का नाम ही था अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो है दल था, वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय दल था और अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत की लेवल के हिसाब से उसको जो है स्थापित किया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए अनुदार दल, दोस्तों सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अनुदार दल जो है पूंजीपति लोगों का, पूंजीपतियों का, सम्राट का, सम्राट मतलब समझ जाइए साम्राज्य, साम्राज्य वाले लोगों का, ऊंचे लोगों का, पूंजीपति लोगों का, उद्योगपतियों का, जो बड़े बड़े लोग थे उनका दल था ये, और उसी विचारधारा पर ये केंद्रित थे, ठीक है। इसके अपोजिट में, इसके बाद में समाज में क्या होता है कि जब ये अनुदार दल आया, इसके हिसाब से देश चलने लगा, प्रशासन चलने लगा, तो क्या हुआ, वहाँ पे सामान्य जन जो था उनके अधिकारों का शोषण होने लगा, या कहीं ना कहीं जो मजदूर दल थे, मजदूर समूह थे, उन पर ध्यान, उनके विशेष अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो कृषक थे, किसान थे, उनके अधिकारों को भी इग्नोर किया गया। तो इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर भी एक दल बनकर उभरा, जिन्होंने समाजवादी रूप धारण करके, और एक दल आया जिसका नाम था मजदूर दल, ठीक है। तो दोस्तों अनुदार दल पूंजीपतियों का दल था, और मजदूर दल समाज के सामान्य और निम्न जाति के लोगों का, मजदूर लोगों का और निम्न जाति के लोगों का दल था, इसलिए समाजवादी धारणा पर आधारित था, ठीक है। उसके बाद में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आती है। दोस्तों ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग अनुदार दल को भी फॉलो करती है अपने प्रकृति के आधार पर, और लगभग मजदूर दल को भी फॉलो करती है। मतलब ये इसने क्या किया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं ना कहीं दोनों दलों की विचारधाराओं को साथ लेकर चलती है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। अनुदार दल परंपरागत विचारों पर आधारित था, बस समझते चलिए। अनुदार दल परंपरागत विचारों पर आधारित था। मैंने पहले ही बता दिया कि अनुदार दल जो है पूंजीपति लोगों का दल था। पूंजीपति लोग जो थे, समाज के उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया दल था ये, है ना। और ये दल परंपरागत विचारों पर आधारित था। परंपरागत विचार मतलब क्या होते हैं कि भैया जैसा देश चल रहा है देश वैसा ही चलेगा, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कभी अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं परंपरावादी विचारधारा। क्लियर है? तो ये जो अनुदार दल था ये परंपरावादी विचारधाराओं पर आधारित था। ये व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, और जाहिर सी बात है परिवर्तन चाहेंगे भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पूंजीपतियों का था, है ना, चर्च का था, राजमुकुट, साम्राज्य, कुलीन वर्ग, ये सब इनके समर्थक थे। अब ये समर्थक थे और इनका ही प्रभाव उस समय जमा हुआ था। इन्हें मालूम था कि अगर हमने अपना दृष्टिकोण बदला, अगर समाज में, प्रशासन में अगर कोई बदलाव लेकर आ गए, तो बदलाव लाने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रभुत्व कम हो जाए, पूंजीपतियों का प्रभुत्व कम हो जाए, और मजदूर दल और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो उठकर प्रभुत्व अपना जमा ले, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना प्रभुत्व हमेशा स्थापित रखना चाहते थे, और इसी को लेकर के उन्होंने जो है कोई परिवर्तन के पक्ष में नहीं गए, ठीक है। और ये चाहते थे कि जो संपत्ति है, संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण कम से कम हो, बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और दोस्तों यही जो दल है अनुदार दल, जो पूंजीपतियों का दल था, यही दल भारत की स्वतंत्रता में अड़चन डालता था। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है विरोधी था, स्वतंत्रता का विरोधी क्यों था, क्योंकि इसमें अहम की भावना थी, क्योंकि ये पूंजीपति था, इनको अधिक से अधिक पैसा चाहिए था, अधिक से अधिक ये चाहते थे कि विश्व में बहुत सारे इनके उपनिवेश हों, ठीक है। इस प्रकार से ये नौकरशाही के पक्ष में भी थे, है ना। तो इसके अलावा लेकिन देखिए क्या होता है कि हर चीज़ में अगर मान लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो जो सूखे पेड़ होते हैं ना, जो सूखे हुए पेड़ हैं वो अक्सर उखड़ जाया करते हैं, लेकिन जो हरे पेड़ होते हैं वो उस हवा को, तूफान की हवा को कुछ थोड़ा सा झुक के, हिल के, है ना, किसी भी प्रकार से करके उसको फेस कर लेते हैं। सेम स्थिति यहाँ भी होती है दोस्तों।
अनुदार दल अगर अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता तो शायद ये उस समय 1947 में जब इसकी सरकार गिरी थी उस समय ये खत्म हो जाता। लेकिन कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन इसने किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसको चुनौतियां मिलने लग गई, किसकी? मजदूर दल की। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में इसको मजदूर दल की चुनौतियां मिलने लग गई। दोस्तों क्यों मिलने लगी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसने बहुत सारे जैसे कि भारत की सेना को भी उसके अंदर झोंक दिया था। भारत के पैसा भी उसमें बहुत सारा लगा हुआ था उस युद्ध में। भारत को अनावश्यक रूप से बिना किसी मतलब के भी उसने जो है भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था ब्रिटेन की ओर से। तो इसी प्रकार से उसने कुछ ऐसे काम किए थे अनुदार दल ने कि जिसको लेकर के मजदूर दल को काफ़ी कुछ चीज़ें मिल गई थी बोलने के लिए। और एक दूसरे दल तो चाहते हैं आलोचना करना, ठीक है, तो आलोचना करने के पॉइंट उसके पास काफ़ी सब मिल चुके थे, तो काफ़ी चुनौती इसको मिलने लगी थी। दूसरी बात, जो प्रगतिशील कार्य है उस पर ध्यान देना इनके लिए आवश्यक हो चुका था और रोजगार और आर्थिक विकास भी करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब जो है परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही थी, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, ठीक है। और भेदभाव रहित इनको अब न्याय करना आवश्यक हो चुका था और कहीं ना कहीं अभी इस पे पथ पर भी चलने लग चुके थे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या हुआ, 1947, दोस्तों ये 74 गलत है, 47 है, 1947 में जो है इस दल की हार हुई, दल की जो है सरकार ही गिरी थी, है ना, और उसके तब जाकर के इसके नेतृत्व में परिवर्तन आया था। कहते हैं ना कि जो झुकता नहीं वो गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मजदूर दल। दोस्तों मजदूर दल सिंपल है, 1900 में इसकी स्थापना होती है। 1900 में जब स्थापना होती है तो इसका नाम होता है श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति। क्या नाम होता है दोस्तों? श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति, ठीक है। और अब इसकी स्थापना 1900 में होती है, लेकिन इसके 6 साल बाद ही इसका नाम बदल करके मजदूर दल रख दिया जाता है। क्या नाम है? मजदूर दल। जिस प्रकार से अनुदार दल में पूंजीपतियों का प्रभुत्व था, उसी प्रकार से यहाँ पर मजदूर और निम्न वर्ग के हितों को लेकर के जो है यह समाजवादी विचारों के आधार पर इसका गठन किया गया था। और लेकिन एक बात याद रखिए, समाजवाद भी 2 प्रकार का समाजवाद होता है, एक मार्क्सवादी समाजवाद होता है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। तो मार्क्सवादी समाजवाद में हिंसा की बात की जाती है और लोकतांत्रिक समाजवाद में सिर्फ सुधारों की बात की जाती है। तो यहाँ मजदूर दल ने मार्क्स के समाजवाद को न अपनाते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया और यहाँ हिंसा की बात करने की अपेक्षा इसने सुधारों की बात की। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद भी हिंसा के माध्यम से समाज को न्याय दिलवाना चाहते हैं, वही लोकतांत्रिक समाजवाद हिंसा को छोड़ करके और डेवलपमेंट विकास के माध्यम से, सुधारों के माध्यम से विकास करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मजदूर दल ने जो है हिंसा की अपेक्षा बल की जगह संवैधानिक और लोकतंत्र में विश्वास रखा और है ना, क्रांति की अपेक्षा इसने सुधार की नीति में विश्वास रखा, मतलब सुधार की नीति अपनाई, ठीक। नेक्स्ट है कि नागरिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। कुछ मांगे थी इसकी कि भाई नागरिक जो स्वतंत्रता है बनी रहे, आर्थिक न्याय की इच्छा इनकी होना चाहिए, इस आधार पर आए थे ये, और लोकतांत्रिक साधनों में समाजवाद की स्थापना हो। लोकतांत्रिक जो साधन है उसमें समाजवाद आए, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार, अगर आवश्यकता पड़े, समाजवाद हो, लोकतांत्रिक समाजवाद हो, सुधार हो, जब आवश्यकता हो तब ही यहाँ पर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, मना नहीं किया इन्होंने, राष्ट्रीयकरण बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उदारवादी जो दल है, उदारवादी दल इसका विरोध करता है। किसका? राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। याद रखिए, राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। क्यों करता है विरोध राष्ट्रीयकरण का? क्योंकि अगर बैंक होगी तो किसकी होगी? पूंजीपति की होगी। कोई उद्योग होंगे तो पूंजीपति के होंगे। यातायात पर किसी का कब्जा होगा तो किसका होगा? पूंजीपति का ही होगा ना, ठीक है। तो वो तो विरोध करेंगे ही, तो वो दल ही उन्हीं विचारों पर आधारित था, इसलिए वो विरोध करते हैं। लेकिन मजदूर दल बोलता है कि आवश्यकता होने पर, आवश्यकता अगर होगी तो इनका हम राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, बैंकों, उद्योग और यातायात के साधनों का जो है हम राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, ठीक है। और 1951 में इसके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया और राष्ट्रीयकरण के स्थान पर अब ये समाजीकरण को महत्व देने लग गए। बस इतना समझना
पहले क्या था, बाद में क्या होने लगी, इन विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार से अनुदार दल में आया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मजदूर दल में भी जो है विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो 1951 में दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ था। तो या पहले राष्ट्रीयकरण को ये बढ़ावा दे रहे थे, राष्ट्रीयकरण हो सकता है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण की जगह भी सामाजिकरण को महत्व देने लग गए थे और उद्योगों के समाज के हित में संलग्न होने लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बस एक में समझ लीजिए कि तीसरी बड़ी पार्टी है ब्रिटेन की, और ये दोनों के विचारों को अर्थात अनुदार दल और मजदूर दल दोनों के विचारों को एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है। दोनों के विचारों का मिला जुला रूप ही ये लेकर आई है। इसकी स्थापना 1987 में हुई है, 20वीं सदी मतलब 1947 में इसकी स्थापना हुई है। और मजदूर दल के समीप भी अपने विचारों में मजदूर दल के समीप भी है ये, और अनुदार दल के समीप भी है, और व्यक्तिक और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है ये, और राष्ट्रीयकरण और समाजवाद का विरोधी है। अब देखिए जरा कि मजदूर दल के समीप तो है विचारों से, लेकिन यहाँ जिसका राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था, समाजवाद का समर्थन कौन करता है, मजदूर दल करता है, लेकिन इसका विरोध डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसको 20% जनता का समर्थन प्राप्त है, 20% जनता का समर्थन प्राप्त है। अनुदार दल का स्थान लेने की जो है अनुदार दल, अब सिंपल सी बात है कि वो किसका स्थान लेना चाहता है, अनुदार दल की स्थान लेने की आकांक्षा इसकी है। चलिए बस इतना इसके लिए पर्याप्त तो होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए तो बताइए मुझे क्या क्लियर है आपका ये ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। कहीं से कहीं तक अगर कोई भी डाउट हो तो मैं अगेन फिर बता रहा हूँ कि दोस्तों आप बेशक कमेंट करिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई अगर आपको किसी कंसेप्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, बीए के पूरे प्लेटफॉर्म में बीए के किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कोई सा भी टॉपिक चाहिए दोस्तों, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ समय लूँगा लेकिन आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन प्रयास मैं यही करूँगा कि कंटिन्यूसली क्लास टॉपिक बाय टॉपिक अगर मैं आपको क्लास दूंगा तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बस तब तक मैं आपसे बस एक ही उम्मीद रखूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो फिर से अगर हेल्पफुल लग रहा है ये, अगर आपको मदद मिल रही है मेरी इस क्लास से, मेरे इस प्रयास से अगर आपकी कुछ भी मदद हो रही है, कुछ अगर आपको इतना सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए दोस्तों। जितने अधिक स्टूडेंट मेरे पास होंगे पढ़ने के लिए दोस्तों, उतना ही मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, बाय।